नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अर्थव्यवस्था के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मुद्रा से हमारा आशय ऐसे बाजार से है जहां पर हम जो है हुंडी का, डेरिवेटिव्स का, शेयर का, मुद्रा का खरीद विक्रय करते हैं। इन सब से रिलेटेड जितने भी बाजार होते हैं उन्हें हम लोग वित्तीय बाजार कहते हैं। मतलब कि पैसे के लेन देन से संबंधित जो भी बाजार होगा उसे हम लोग वित्तीय बाजार कहते हैं। तो इस वित्तीय बाजार में किस चीज का सौदा होगा? तो सबसे पहले मुद्रा होगा, हुंडी होगा, विनिमय पत्र होगा, इतने उसके बाद डेरिवेटिव होगा, बॉन्ड्स होगा। इस सब चीज का जो व्यापार होता है उसको हम लोग वित्तीय बाजार कहते हैं। मेनली वित्तीय बाजार का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मानिए कि बहुत से लोगों के पास जो है, कई लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, कई लोगों के पास पैसा कम होता है। तो जैसे आप एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस इंडस्ट्री है, तो उसको पैसा की जरूरत है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम इसको क्या करें। तो मुद्रा बाजार बेसिकली जो वित्तीय बाजार, जिसको हम लोग वित्तीय बाजार कह रहे हैं, वो क्या होता है कि जहां पे ज्यादा पैसा है उसको निकाल के जहां पैसा की जरूरत है वहां पर ट्रांसफर करता है और इसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा के गतिशीलता को, वित्तीय गतिशीलता को बनाए रखता है। तो उसे हम लोग वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ये आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो सबसे पहले मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों, ठीक है, जैसे पैसा, रुपया, उसके बाद और डॉलर वगैरह या फिर वित्तीय परिसंपत्ति, विनिमय पत्र, किसान विकास पत्र, हुंडी वगैरह का, इस सब का जो क्रय विक्रय सामान्यतः एक वर्ष के लिए, मतलब अल्पकाल के लिए क्या होगा कि सामान्यतः एक वर्ष मतलब अल्पकाल के लिए होता है, उसको हम लोग मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है पूंजी बाजार, इसमें क्या होता है, मुद्रा के बदले वित्तीय प्रतिभूतियों और संपत्तियों का जो होता है वो व्यापार किया जाता है। एक तरह से शेयर बाजार जो होता है उसको हम लोग पूंजी बाजार कहते हैं। उसमें एक प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार होता है। तो इस तरह से जो दीर्घकालिक क्रय विक्रय होता है वित्तीय प्रतिभूतियों का, जो सामान्यतः कितना होगा, एक वर्ष से अधिक होगा। ठीक है, और दोनों का काम सेम है कि जिस क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पैसा अधिक हो वहां से पैसा को निकाल कर हम जहां जरूरत हो वहां पैसा लगाएं। जैसे देखते होंगे शेयर खरीदता है लोग, डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करता है, हुंडी में इन्वेस्ट करता है, सरकार का योजना जैसे किसान विकास पत्र हो गया या अन्य तरह से पैसा जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं इन सब के माध्यम से। और एक जगह पैसा कलेक्ट होके लगता है जहां पे जरूरी हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े योजनाओं, इन सब चीजों में। तो एक तरह से पैसा का जो कलेक्शन करके वहां भेजना जहां पे की जरूरत हो। जैसा आप लोग का एक अर्थव्यवस्था में यूनिक और काफी प्रचलित क्वेश्चन है कि जैसे कि बचत, भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बचत जो है किस क्षेत्र में होता है? तो इसको हम लोग घरेलू क्षेत्र कहते हैं कि घरेलू क्षेत्र में सबसे ज्यादा बचत होता है। घरेलू क्षेत्र मतलब हो गया कि जो लोग काम करते हैं, जो गृहिणी है या जो घर चलाते हैं, उस सब टाइप का लोग जो होता है कि मतलब एक आप लोग के आम लोगों के जनजीवन के लोग जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाते हैं। टोटल का 31 कुछ होता है, ये बदलते रहता है, मतलब 30-32 के आसपास ये घूमते रहता है। तो कभी भी पूछे कि अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में सबसे ज्यादा प्रतिशत किस क्षेत्र का होता है, घरेलू क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, तो आपको घरेलू क्षेत्र मारना है। तो करना क्या है कि ये सारा जो है इधर से पैसा निकाल के उस तरफ जो है इन्वेस्ट करता है जहां जरूरी हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे मुद्रा बाजार दो तरह का होता है, एक संगठित और असंगठित। तो संगठित में क्या होता है, आरबीआई शीर्ष पर होता है और इसी के माध्यम से जो है बैंकिंग प्रणाली जो है पूरे देश में लागू की जाती है मुद्रा बाजार की। तो जब बैंकिंग प्रणाली लागू हो जाएगा तो क्या है, ये लीगलाइज है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑथराइज करते हैं। लीगलाइज है, ऑथराइज है, तो संगठित जो है मुद्रा बाजार में हम बैंकिंग प्रणाली और इसके शीर्ष पर जो है आरबीआई को रखते हैं। तो वही जो है
अभी देखिएगा असंगठित में हम लोग क्या करते हैं, महाजन जो होते हैं, साहूकार जो होते हैं, ठीक है, साहूकार, सूदखोर, उसके बाद चेट्टी, दक्षिण भारत में चेट्टी, ये सब क्या होते हैं कि इन सब का कोई ऑथोरिटी नहीं होता है, लेकिन गांव भर के छोटे मोटे जरूरतों को अगर आपको किसी से कुछ काम है, पैसा है, इंस्टेंट जो है आप बैंकिंग प्रणाली में नहीं उलझ सकते हैं, तो आपको इन सब से पैसा लेना पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सबसे पैसा लेने के बाद आदमी कर्ज के जाल में बढ़ जाता है, क्योंकि होता क्या है कि ये लोग का ब्याज दर ऊंचा होता है, शर्तें काफी जो है कठिन होती है। तो इसी के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बदले संगठित क्षेत्र में और बैंकिंग प्रणाली का विकास करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य होता है, ताकि लोग जो है कर्ज के कारण गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों में नहीं उलझे, बल्कि उनका जो है एक सामरिक विकास हो। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा एक तरह से क्या होता है कि किसी भी चीज के मापक की इकाई है। अगर आप लोगों से पूछे, जैसे अभी हम लोग मनी बैंकिंग पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है, तो क्या बोलेंगे कि किसी चीज के मापक की इकाई है। मानिए हम ये पेन लिए हुए हैं, बोलेंगे कि ये कितने का है, तो क्या होगा कि ये 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, तो हम इसको क्या करते हैं, रुपया में डिनोट करते हैं। और किसी का मुद्रा डॉलर होगा तो ये $1, $2, किसी का पौंड होगा तो 1 पौंड, 2 पौंड। उसी तरह से अगर किसी शर्ट का निकालना हो तो कितना का, 1500 का है, 2000 का है, जींस है तो 3000 का है, 2000 का है, 1000 का है। तो ये क्या हुआ कि हम किसी चीज को मेजर करते हैं, कि कोई चीज का मापक होता है कि कितना का है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि विनिमय का साधन होता है। मानिए आप एक किसान है और आपने 10 क्विंटल गेहूं जो है उपजाया है, और आपको जो है कोई छोटा मोटा जो है एक यंत्र खरीदना है, पशु खरीदना है, तो आप पूरे मार्केट में वो 10 क्विंटल गेहूं लेके नहीं घूमिएगा कि मेरे पास 10 क्विंटल गेहूं, क्योंकि वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो प्राचीन भारत में थी, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। तो आप क्या करिएगा, गेहूं बेच के उस पैसा को लीजिएगा और उस पैसा के माध्यम से जाइएगा मार्केट में। तो ये क्या होता है कि एक तरह से ये है कि आप जो है उसके मुद्रा के माध्यम से अपने जो है विनिमय को सुलभ बना लिए, ठीक है। उसके बाद जो है मूल्य हस्तांतरण का, अगर आपको किसी को कुछ देना है तो आप कैसे कर सकते हैं, पैसा के माध्यम से दे सकते हैं, चेक के माध्यम से दे सकते हैं, कोई जमीन खरीदना हो तो ये सब जो है हम क्या करते हैं कि इसके माध्यम से हम देखते हैं। या फिर देखिए कि अगर किसी को कर्ज को निर्धारित करना हो या इस तरह का हो, तो एक तरह से मुद्रा एक ऐसा व्यापक चीज है जिसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में किसी चीज को मापते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं, या अन्य जो है प्रमुख कार्य मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। यहाँ जो है हम लोगों का हमेशा से ध्यान होता है कि हम लोग जो है एग्जाम ओरिएंटेड पर है। तो आप लोग भी अभी एग्जाम दिए होंगे, तो निकट मुद्रा क्या है, समीपस्थ मुद्रा क्या है, गरम मुद्रा क्या होता है, जो है करेंसी क्या। तो इस तरह के मुद्रा के बारे में अक्सर जो है अर्थव्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग मुद्रा के प्रकार को देखेंगे, उसी के बाद हम लोग आगे कुछ देखते हैं। अब हम लोग मुद्रा के प्रकार को जो देखेंगे, तो हम लोग महत्वपूर्ण मुद्रा के प्रकार को देखेंगे। तो उसके कई प्रकार है, मेनली बहुत सारा होता है, मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग उस 8-10 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले लेखा मुद्रा और वास्तविक मुद्रा। तो देखिए, लेखा मुद्रा, अकाउंटिंग मनी और वास्तविक मुद्रा, ये दो टर्म यहाँ यूज किए गए हैं, लेखा मुद्रा और वास्तविक मुद्रा। तो जो है प्रॉपर मनी, इसका हो जाएगा प्रॉपर मनी, और ये अकाउंटिंग मनी, ठीक है। अकाउंटिंग मनी एकदम इजी है। आप देखिए, सबसे पहले आप कई व्यक्ति को सुने होंगे कि वो मेरा 10,000 रुपया ले लिया है, या उसके पास जो है 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, या फिर 25,000 का जो है कर्ज मेरे ऊपर है। तो ऐसी मुद्रा या ऐसी मुद्रा की राशि जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग मतलब लिखने, पढ़ने, हिसाब रखने के काम में आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसे 1 लाख, 25,000, इस सब टाइप का कोई नहीं है ना मुद्रा, 10,000,
तो ये क्या है, ये लिखा तो गया, लिखा भी सही गया है, लेकिन क्या ऐसी कोई मुद्रा एग्जिस्टेंस करती है? नहीं। तो वैसी मुद्रा जो एग्जिस्टेंस नहीं करती है लेकिन उसका जो है लेखन के काम में आता है, अकाउंटिंग के काम में वो राशि आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेखा मुद्रा। और प्रॉपर मनी क्या होता है, जैसे अभी अपने यहाँ 2000 का जो है रुपया का नोट है, 200 का है और उसके बाद 100 रुपया का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर मनी हो जाएगा कि जो वास्तविक रूप से मुद्रा हम लोग देख रहे हैं कि ये मुद्रा होती है, इतना मुद्रा है हम लोगों के पास, कि वास्तविक मुद्रा और लेखा मुद्रा। तो आप लोग समझ गए, लेखन काम में यूज में आने वाला मुद्रा लेखा मुद्रा, और जो वास्तविक रूप से जिसको हम यूज करते हैं उसको हम लोग जो है प्रॉपर मनी या वास्तविक मुद्रा कहते हैं। दूसरा आ गया वैधानिक, लीगल मनी। ठीक है, लीगल मनी। तो आप सोचिए किसी भी सरकार के द्वारा ऐसी मुद्रा जिसके बारे में ये कानून बनाया हुआ है कि उससे लेन देन किया जाएगा, अगर आप लेन देन नहीं करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि 2-4 साल पहले 10 रुपया का जो सिक्का था उसके संदर्भ में अफवाह हो रहा था, तो फिर रिजर्व बैंक ने क्लियर किया कि ये मुद्रा पूरी तरह से चलन में है एवं इस संदर्भ में अफवाह फैलाएगा या कोई लेन देन से इनकार करेगा तो उसको दंडनीय घोषित किया जाएगा। तो वैसी मुद्रा जिसको सरकार का समर्थन हो, जो सरकार से वैधानिक रूप से स्वीकृत हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगल मनी या वैधानिक मुद्रा। तो कौन मुद्रा से 2000 का मुद्रा हो जाएगा लीगल है, 100 का है लीगल। तो उसी तरह से अगर कोई कहे कि 1000 रुपया का मुद्रा जो है लीगल है, तो नहीं, इसको सरकार जो है चलन से हटा चुकी है। तो वैसी मुद्रा जो सरकार द्वारा वैधानिक रूप से स्वीकृत किया गया हो एवं लोगों को उसमें लेन देन की अनिवार्यता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैधानिक मुद्रा। तो उसी तरह से ऐच्छिक, साख या फिर इसको कह लीजिए बैंकिंग मुद्रा। मानिए कोई आप किसी से चेक लीजिए नहीं लीजिए, ये आपका स्वाभिवेक है, ड्राफ्ट लीजिए नहीं लीजिए, हुंडी लीजिए, विनिमय पत्र लीजिए, ये मानिए ये आपका जो है इच्छा पर है कि आप लेना चाहते हो वैसे कि नहीं लेना चाहते। वो भी एक तरह से मुद्रा का ही प्रकार है कि हाँ, चेक ड्राफ्ट ये सब जो है एक तरह से मुद्रा है। हाँ, थोड़ा कम चलन में है लेकिन है कि जो मनी के मुकाबले, जो एक्चुअल में पैसा है उसके मुकाबले कम चलन है। और ये पूरी तरह से साख पे निर्भर करता है। मानिए अगर कोई रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला या फिर कोई कहिए कि जो डेली वर्क करता है उसका इनकम कम हो और वो बोले कि हम 1 करोड़ का चेक काट के दे देते हैं, तो वो कहीं से लीगल नहीं होगा। तो क्या होगा कि वो जो है उसके साख पर निर्भर करता है कि जितना आप चेक ड्राफ्ट ये सब चीज कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए ऑथराइज है या नहीं है, या आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। और ये पैसा से लेन देन करना सामने वाले का इच्छा पे निर्भर करता है। उसी तरह से नजदीकी मुद्रा ये होता है जो मुद्रा तो नहीं होता है लेकिन मुद्रा के रूप में लगभग कार्य करता है। तो जैसा देख रहे हैं धातु जो होता है, क्या होता है कि आप इन सब चीजों को कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं, विनिमय भी कर सकते हैं। कई बार ये जो होता है टेंडर का भी साधन बन जाता है। तो इसलिए सोना और चांदी, कभी हम नहीं बोल सकते हैं कि जमीन, घर, जायदाद, ये सब जो अचल संपत्ति है इसको हम लोग नजदीकी मुद्रा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उसको हमको बोलना होगा तो हम क्या करेंगे, उस संदर्भ में जो है हमको एक लीगल प्रोसेस अपनाना होगा, जो देर लगेगा, तो उसको हम लोग नजदीकी मुद्रा नहीं बोल सकते। जैसे अभी सुने होंगे मुथूट गोल्ड हो गया, टाटा गोल्ड या और भी तरह के कई बैंक है जो गोल्ड लाने पे इंस्टेंट लोन या इंस्टेंट पैसा देते हैं, तो इसको हम लोग नजदीकी मुद्रा कहते हैं। अब जो एक है गर्म मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, इन तीनों को समझने की जरूरत है। जो गर्म मुद्रा होता है, तो मानिए कि जो शेयर बाजार है, वित्तीय बाजार है, वैसा मुद्रा जो तुरंत इधर से उधर हो जाता है उसको हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। कि जैसे वित्तीय बाजार में शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति वाली मुद्रा को हम लोग जो है गर्म मुद्रा कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वित्तीय बाजार से जब कोई पैसा लगाता है, निकालता है, इसी समय पैसा कमाया जाता है, तो इसको हम लोग वित्तीय बाजार के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसी मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो उसे हम लोग हॉट मनी कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा, मांग और पूर्ति के नियम जैसा कि हम लोग पढ़े थे
वो मुद्रास्फीति वाला उस पे निर्भर करता है। जिस मुद्रा का मांग आपूर्ति की अपेक्षा काफी अधिक रहेगा तो उसको हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहेंगे, जैसे कि डॉलर, यूरो, पौंड, ये सब क्या है, इसकी मांग जनरली बनी रहती है तो इसको हम लोग दुर्लभ मुद्रा में रखते हैं। और वैसा मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है क्या होता है कि मांग की अपेक्षा अधिक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुलभ मुद्रा, कि हमेशा उपलब्ध रहने वाला। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा होता है कि जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। अब मानो कोई तांबा का सिक्का बना दिया और लिख दिया कि ये जो है 20 रुपया का तांबा का सिक्का है और वो 10 ग्राम का हो, तो कभी भी जो है वो क्या होगा कि उस सिक्के का अंकित मूल्य जो है तांबा के अंकित मूल्य से ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। उसी तरह से प्रमाणिक मुद्रा जो हम लोग बोलेंगे, तो जब जिसका जो है अंकित मूल्य और जो है उसका आंतरिक मूल्य धातु का दोनों का बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रमाणिक मुद्रा। ठीक है, और ये जो है इसमें किसको रख सकते हैं, सोना चांदी, देखते होंगे दीपावली वगैरह में इसको खरीदा जाता है सिक्का को, तो क्या होता है कि इस सिक्का का वही मूल्य होता है जो उस पे धातु लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी आजकल बहुत चला हुआ है, तो जितने भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य तरह के जो भी कार्ड आप यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद धातु मुद्रा क्या होगा, धातु वैसी मुद्रा होगा जो धातु से निर्मित होता है, और कागजी मुद्रा क्या होगा, तो वैसी मुद्रा जो कागज से निर्मित होगा तो उसको हम लोग कागजी मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये मुद्रा के प्रकार देखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन पूछ देता है और उस पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं तक खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम आरबीआई से शुरू करेंगे और देखेंगे कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम जो है किस तरह से कार्य करता है और किस तरह की नीतियां आरबीआई द्वारा चलाई जाती है, कौन से कार्य किए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही बने रहिए, हम लोगों को प्यार देते रहिए।